everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As I have started with the series on Transfer of Property Act 1882, मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 पे, और इसके संबंध में मैंने एक वीडियो भी पहले अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ जनरल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। उसके बारे में एक थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू देने की आपको कोशिश की थी। आज मैं इस सीरीज़ को पूरी तरह से स्टार्ट करने वाली हूँ और इस सीरीज़ के अंदर मैं पूरे जितने भी टॉपिक आपके ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से संबंधित है उन सबको मैं लेने वाली हूँ वन बाय वन। तो टुडे आई विल डिस्कस विद द सर्टेन कंसेप्ट्स रिलेटिंग टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। जैसा कि मैंने आपको पहली वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जब हम बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की, इसको टोटल मिला के 8 चैप्टर्स और टोटल 137 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था कि ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर कुल मिलाकर 8 चैप्टर और 137 सेक्शन आपको देखने को मिलते हैं, जिसको टोटल मिला के हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। वी टॉक अबाउट द चैप्टर 1 दैट इज दैट विद प्रिलिमिनरी पोर्शन। वो प्रिलिमिनरी पोर्शन से डील करता है जिसके संबंध में सेक्शन 1 से लेकर 4 तक प्रिलिमिनरी से डील करेंगे आपके। इफ वी टॉक अबाउट द चैप्टर 2 दैट डील्स विद जनरल प्रिंसिपल्स। चैप्टर 2 जो है वो आपके जनरल प्रिंसिपल्स की बात करता है, जिसके अंदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वेदर इट में भी मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी उसके संबंध में भी बात करता है और ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में भी बात करता है अलग से। तो इस तरह से जब आप देखेंगे तो चैप्टर 2 का आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर पाएंगे। दैट इज चैप्टर 2 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज ट्रांसफर विद रिस्पेक्ट टू मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पर कुछ ऐसे सेक्शन है जो मूवेबल प्रॉपर्टी पे भी अप्लाई होंगे और इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब चल संपत्ति पे भी अप्लाई होंगे और अचल संपत्ति के संबंध में भी अप्लाई होते हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है वो केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ डील नहीं करता, ये मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ भी डील करता है। मीन्स चल एवं अचल दोनों तरह की संपत्तियों के ट्रांसफर के संबंध में आपका ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई होता है। और इसके संबंध में जब आप बात करते हैं तो वहाँ पे चैप्टर 2 का जो जनरल प्रिंसिपल्स है इससे संबंधित सेक्शन 5 से लेकर 37 तक 37 तक, सेक्शन 5 टू सेक्शन 37 डील्स विद द ट्रांसफर विद रिस्पेक्ट टू मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टीज। If we talk about the general principle, its second part is dealt with the transfer with respect to immovable property, जिसके अंदर केवल अचल संपत्तियों के ट्रांसफर के संबंध में बात की गई है। और उसके लिए सेक्शन आप कौन से लेंगे, सेक्शन 38 से लेकर 53A। सेक्शन 38 से लेकर 53A आपके डील करते हैं केवल उन संपत्तियों के संबंध में, उन संपत्तियों के स्थानांतरण के संबंध में जो केवल अचल संपत्तियां हैं। इसके अलावा जब आप चैप्टर 3 की बात करते हैं तो वो केवल विशेष प्रकार के ट्रांसफर से डील करता है। विशेष प्रकार के ट्रांसफर कौन से, कि आपको पता है कि जब प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर की बात करते हैं तो इसको ट्रांसफर करने के कई तरीके हो सकते हैं। केवल आप उसको बेच के ही ट्रांसफर नहीं कर सकते। अ प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड बाय सर्टेन वेज, दैट इज बाय सेल, बाय मॉर्टगेज, बाय लीज, एक्सचेंज, बाय गिफ्ट। तो देयर कैन बी मैनी मोड्स ऑफ ट्रांसफर। यहाँ पे आप जब ट्रांसफर की बात करते हैं तो देयर कैन बी वेरी स्पेशल टाइप्स ऑफ ट्रांसफर आल्सो। तो यहाँ पे कई तरह के स्पेशल टाइप्स ऑफ ट्रांसफर भी हो सकते हैं बाय विच प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड। तो उससे संबंधित आप क्या कहेंगे, सेक्शन जो चैप्टर आपका 3 है वो उससे ही डील करता है। तो चैप्टर 3 डील्स विद स्पेशल टाइप्स ऑफ ट्रांसफर, स्पेशल वेज ऑफ ट्रांसफर। तो यहाँ मैंने आपको इसके बारे में पूरा आपकी पहली वीडियो में पूरा डिस्कस भी किया था। तो आप इसके लिए पहली जो मैंने वीडियो इसके लिए अपलोड की थी आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो इस तरह से आप जब देखेंगे तो चैप्टर जो 3 था मैंने उसको चैप्टर 3 को मैंने फर्दर 6 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसके लिए मैंने आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक भी बताई हुई है उस वीडियो के अंदर। जो मैंने आपको एसएम लेगा के से मैंने आपको एक वर्ड बताया था, उसके अंदर एसएम लेगा से संबंधित एक ट्रिक बताई थी जिसके जरिए आप पूरे विशेष टाइप ऑफ जो ट्रांसफ़र है उसको याद कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। तो आज मैं इससे आगे डील करने वाली हूँ, डैट इज द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। जब हम 1882 की बात करते हैं तो डैट इज द लॉ रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जनरली यही कहा जाता है कि जो ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो केवल आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में अप्लाई होता है। परंतु यहाँ पर मैंने अभी आपको जो मैंने पूरा ओवरव्यू दिया उसके अंदर मैंने ये भी बताया है कि कई चल संपत्तियों के संबंध में भी ये अप्लाई होता है, जिसके संबंध में इसके सेक्शन 5 से लेकर 37 तक अप्लाई होते हैं।
तो जनरली मैंने आपसे क्या कहा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इज द जनरल लॉ रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जनरली वैसे ये इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ही अप्लाई होता है। द प्रिंसिपल, यदि हम इसके प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, मेन ऑब्जेक्ट क्या है, इसका उद्देश्य क्या है इसको लाने का, यदि हम इसके मेन उद्देश्य की बात करते हैं तो दैट इज द लॉ दैट लेज डाउन द यूनिफॉर्म रूल्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ये कुछ ऐसे नियमों की जानकारी देता है जिसके जरिए हम अपनी संपत्तियों का स्थानांतरण कर सकते हैं। एंड नंबर 2, टू कंप्लीट द कोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ सो फार एज इट रिलेट्स टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी। भाई जैसा भी आपको पता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ की बात करते हैं, मतलब वहाँ पे तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी जो अचल संपत्तियाँ हैं उनसे संबंधित ये कोड को पूरी तरह से कंप्लीट कर रहा है। भाई जहाँ भी आप कोई अचल संपत्ति के संबंध में किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, समझौता करना चाहते हैं, तो नेचुरली है कि उसके ऊपर आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से संबंधित नियमों को लागू करना पड़ेगा। तो ये उन नियमों को एक तरह से कंप्लीट कर रहा है। तो मैंने आपको इसके 2 उद्देश्य बताए हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को लाने के। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी को, जो अचल संपत्ति है उसको स्थानांतरण के संबंध में कुछ विशेष मतलब यूनिफॉर्म रूल्स बनाए गए हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ के संबंध में जब हम बात करते हैं तो उसको ये अचल संपत्तियों के स्थानांतरण के संबंध में उसको लेकर उससे संबंधित यदि हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, समझौता करते हैं, तो उस कोड को उसके कंप्लीट करने का कार्य कर रहा है। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ये मैंने आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का मतलब उद्देश्य बताए हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की, आप जानते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? यदि हम बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो यदि हम देखते हैं तो ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है इसके सेक्शन 3 के अंदर यदि आप देखेंगे, सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट ओनली स्टेट्स दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। जब आप सेक्शन 3 की बात करते हैं टीपी एक्ट के, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि केवल इसमें ये लिखा गया है कि जो अचल संपत्ति है वो मतलब अचल संपत्तियाँ इन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करती। बस किन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करती? स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। इतनी ही परिभाषा इसके अंदर दी गई है। परंतु यदि हम इसकी परिभाषा पूरी तरह से लेना चाहते हैं तो इसके संबंध में हमें कुछ अलग स्टैट्यूट्स को डील करना पड़ेगा। तो इफ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट इज डिफाइंड अंडर द डिफरेंट स्टैट्यूट्स। ये अलग अलग स्टैट्यूट्स में इसको डिफाइन किया गया है। यदि इसके संबंध में हम बात करना चाहेंगे तो फर्स्टली वी विल डेल्ट विद जनरल क्लोजेज एक्ट। सबसे पहले हम इसके संबंध में जनरल क्लोजेज एक्ट के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी की परिभाषा ले सकते हैं, जो ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू जनरल क्लोजेज एक्ट सेक्शन 3 क्लोज 26। यदि आप देखेंगे जनरल क्लोजेज एक्ट के अंदर जब आप जाएंगे तो वहाँ जो धारा 3 क्लोज 26 जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की परिभाषा देती है। और उसके हिसाब से ये क्या कहा गया है कि सेक्शन 3 क्लोज 26 ऑफ द जनरल क्लोजेज एक्ट सेज दैट, वहाँ पे क्या कहा गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स, अचल संपत्तियाँ क्या क्या इंक्लूड करती है? नंबर 1, लैंड एंड बेनिफिट्स अराइज ऑफ लैंड, कि मतलब वहाँ पे जो भूमि है और भूमि के साथ में जो वहाँ पे उससे संबंधित जो भी बेनिफिट उससे अराइज होगा, जो भी उस भूमि से फायदे होंगे वो सब अचल संपत्तियों के अंदर ही इंक्लूड होंगे। सेकंड ये कहता है कि बेनिफिट्स अराइज ऑफ लैंड, तो मैंने आपको बता ही दिया। सेकंड इसने कहा कि थिंग्स अटैच टू द अर्थ, ऐसी वस्तुएं जो उस भूमि के साथ में अटैच है, जुड़ी हुई है, परमानेंटली फास्टन टू द अर्थ, उस भूमि के साथ परमानेंटली पूरी तरह से जुड़ी हुई है, जिनको अलग नहीं किया जा सकता। तो ऐसी प्रॉपर्टियों को भी अचल संपत्तियों की परिभाषा में ही लिया जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको क्या बताया, जनरल क्लोजेज एक्ट जो सेक्शन 3 क्लोज 26 है वो अचल संपत्तियों की परिभाषा बताता है और उसके हिसाब से अचल संपत्तियाँ किस किस को इंक्लूड करेगी? नंबर 1, भूमि एवं भूमि से संबंधित जितने भी बेनिफिट्स हैं, जितने भी फायदे हैं, उसको अचल संपत्तियों के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है। सेकंड वन मैंने आपको बताया, थिंग्स अटैच टू अर्थ और परमानेंटली फास्टन टू द अर्थ, ऐसी वस्तुएं जो आपकी भूमि के साथ में अटैच है, जुड़ी हुई हैं, या फिर वो परमानेंटली जमीन के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई है, जिनको अलग नहीं किया जा सकता, तो दे कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज। तो ऐसी जो प्रॉपर्टीज है जो जमीन के साथ परमानेंटली फास्टन्ड है, उसको आप अचल संपत्तियों की परिभाषा में ही लेंगे।
तो ये परिभाषा आपको दी गई है जनरल क्लोजेस एक्ट के अनुसार। Thus by combining the aforesaid two definition, इस तरह से हम देखते हैं कि यदि इन दोनों डेफिनेशन को कंबाइन कर लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि अचल संपत्तियां वो संपत्तियां हैं जो लैंड को इंक्लूड करेगी या फिर बेनिफिट्स अराइज जो लैंड को इंक्लूड करेगी। मतलब भूमि तो इंक्लूड करनी है, उसके अलावा भूमि से जो भी फायदे आपको होंगे वो भी इंक्लूड किए जाएंगे। इवन जो थिंग्स आपकी भूमि के साथ में अटैच है, ऐसी वस्तुएं जो भूमि के साथ परमानेंटली अटैच है, जिनको अलग नहीं किया जाएगा, तो ऐसी वस्तुएं भी कहीं ना कहीं आपकी अचल संपत्तियों का ही भाग माना जाता है। इसके अलावा टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास जो मैंने आपको बताई थी, तो यहाँ पे जो टिम्बर है, ग्रोइंग क्रॉप्स है या जो ग्रास है, वो कभी भी अचल संपत्तियों में शामिल नहीं होंगे। तो ये आपको मैंने बताई परिभाषा जनरल क्लोजेस एक्ट के अनुसार। If we talk about the second definition, that is defined by the रजिस्ट्रेशन एक्ट। इसके अलावा आप जब देखेंगे तो अचल संपत्ति की जो परिभाषा है वो अलग दूसरे स्टैट्यूट्स में भी दी गई है। तो इस तरह से आप क्या देखेंगे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की जब आप परिभाषा देखते हैं जनरल रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू द रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 2 क्लोज 6 के अंदर भी अचल संपत्ति की परिभाषा दी गई है। क्या बताया मैंने आपको? रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 2 क्लोज 6 के अंदर भी अचल संपत्ति की परिभाषा दी गई है और उसके हिसाब से अचल संपत्तियां इंक्लूड करती हैं। क्या क्या इंक्लूड करती हैं? अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन 2 क्लोज 6 डिफाइंस द इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स नंबर 1 लैंड, बिल्डिंग, हेरिडेटरी अलाउंस, राइट ऑफ वे, लाइट, फैरेज, फिशरीज, benefits arising out of land, a thing attached to earth or permanently fastened to the earth. These all things are included under the definition of immovable property according to the Registration Act section 2 clause 26। तो सेक्शन 2 क्लोज 6 जो रजिस्ट्रेशन एक्ट का है वो अचल संपत्तियों को परिभाषित करता है और इसके अलावा वो ये भी कहता है कि अचल संपत्तियां इन सब चीज़ों को इंक्लूड नहीं करेगी। बट इट डज नॉट इंक्लूड, किनको इंक्लूड नहीं करेगी? स्टैंडिंग टिम्बर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। दिस डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अचल संपत्तियों की जब हम बात करते हैं तो अचल संपत्तियों के अंदर लैंड भी इंक्लूड होगी और ऐसी वस्तुएं जो परमानेंटली जमीन के साथ अटैच है वो भी इंक्लूड होगी और इवन बेनिफिट्स अराइज ऑफ लैंड, उस भूमि से जो भी आपको बेनिफिट होंगे वो भी इंक्लूड होंगे। तो इसके अलावा मैंने आपसे बताया कि अचल संपत्तियों में ये 3 चीज इंक्लूड नहीं की जाएगी। कौन कौन सी चीज आप याद रखेंगे? स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। दिस डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की परिभाषा में शामिल नहीं होंगे। तो इस तरह से मैंने आपको क्या बताया कि जब अचल संपत्तियों की आप बात करते हैं तो ये जो परिभाषा है वो आपको मैंने बताई है कि एक तो रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर दी गई है, दूसरा जनरल क्लोजेज एक्ट के अंदर दी गई है। और यदि हम जनरल क्लोजेज एक्ट की बात करते हैं तो उसका सेक्शन 3 क्लोज 26 अचल संपत्तियों की बात करता है। यदि हम रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात करते हैं तो वो सेक्शन 2 क्लोज 6 डिफाइंस द टर्म इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आपका जो टोपा जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसका सेक्शन जो 3 है, सेक्शन 3, वो भी अचल संपत्तियों की परिभाषा की बात करता है। वो केवल इतना कहता है कि अचल संपत्तियां इन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करती, दैट इज स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। तो ये परिभाषा आपकी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 3 के अंदर दी गई है। तो दीज आर द डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की परिभाषा मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अब हम आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पर, दैट इज द मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल प्रॉपर्टी किसे कहेंगे? जैसे मैंने अभी आपको अचल संपत्तियों की परिभाषा दी है तो आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी जो इमूवेबल की परिभाषा में शामिल नहीं होती। नेचुरली है कि ऑल द प्रॉपर्टी दैट डज नॉट इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। ऐसी वस्तुएं जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की परिभाषा में शामिल नहीं होती, ऐसी वस्तुओं को
चल संपत्तियां कहा जाएगा, मूवेबल प्रॉपर्टीज कहा जाएगा। तो आप जनरली इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो दिस मीन्स द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डज नॉट डिफाइन द टर्म मूवेबल प्रॉपर्टी। यदि आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर चल संपत्तियों की परिभाषा अलग से कोई नहीं दी गई है। देयरफॉर इट इज टू बी डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ अदर स्टैट्यूट्स। इसलिए हमें इसे अलग दूसरे स्टैट्यूट्स की परिभाषा मतलब से हमें इसको परिभाषित करना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि इसकी परिभाषा की हम बात करते हैं तो दैट इज आल्सो डिफाइंड अंडर द जनरल क्लोजेज एक्ट 1897। ये परिभाषा आपको जनरल क्लोजेज एक्ट 1897 के अंदर भी दी गई है और उसके अंदर ये कहा गया है कि प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब हर तरह की संपत्ति जो अचल संपत्तियों की परिभाषा में शामिल नहीं होती वो चल संपत्तियां कहलाएंगी। सेकेंड परिभाषा आप बताएंगे रजिस्ट्रेशन एक्ट। अकॉर्डिंग टू द रजिस्ट्रेशन एक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सक्लूडिंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी बट इंक्लूडिंग द स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। तो इस तरह से आप क्या कहेंगे कि ऐसी वस्तुएं, ऐसी संपत्तियां जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी अचल संपत्तियों की परिभाषा में शामिल नहीं होती, नेचुरली है तो वो सब क्या होंगी, चल संपत्तियां होंगी, परंतु इसके अंदर स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास इंक्लूड किए जाएंगे। दिस मीन्स स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और जो ग्रास है वो चल संपत्तियों की परिभाषा में शामिल होते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय द रजिस्ट्रेशन एक्ट। फॉर द पर्पज ऑफ लॉ मूवेबल प्रॉपर्टी इज समटाइम्स रिगार्डेड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। दिस मे हैपन when a thing of chattel is attached or embedded in the earth। दिस मीन्स कई बार ऐसा होता है कि कई बार जो संपत्ति हमारे पास अभी अचल संपत्ति है परंतु यदि उसी प्रॉपर्टी को जमीन से अलग कर दिया जाता है नेचुरली तो वो आपकी चल संपत्ति में शामिल हो जाती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कानून की परिभाषा के हिसाब से जो मूवेबल प्रॉपर्टी है दैट इज समटाइम्स रिगार्डेड एज द इमूवेबल प्रॉपर्टी। कई बार वो वस्तु मूवेबल की परिभाषा में भी होती है और इमूवेबल की परिभाषा में भी होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए आपकी ज़मीन पे एक पेड़ है, मान के चलिए कोई अमरूद का पेड़ आपने लगाया हुआ है और आपने जो अमरूद का पेड़ आपने अपनी ज़मीन पे लगाया है आप उसके फल को आनंद लेना चाहते हैं इसलिए आपने उसे लगाया है। नेचुरली आपने उसको अलग करने के पर्पज से नहीं लगाया। तो नेचुरली जब तक वो ज़मीन के अंदर रहेगा, जब तक आप उसके फलों का इंजॉयमेंट कर लेते रहेंगे, आप उसका आनंद लेते रहेंगे, तब तक वो अचल संपत्ति की परिभाषा में शामिल रहेगा। एज सून एज इट इज सीवर्ड फ्रॉम द अर्थ, जैसे ही आप उस पेड़ को ज़मीन से अलग करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग टिम्बर ऑफ दैट ट्री, यदि आप उसी की पेड़ की लकड़ी को बेचने के पर्पज से यदि आप उसको अपनी ज़मीन से अलग कर देते हैं वैसे ही तुरंत वो अचल संपत्ति में शामिल हो जाएगा। तो दिस मीन्स दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ अनेक्सेशन एंड द पर्पज ऑफ इंटेंशन। यहाँ पे क्या मतलब कहेंगे आप कि जब हम बात करते चल या अचल संपत्तियों की तो यहाँ पर ये दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, दो एलिमेंट्स पे डिपेंड करेगा। नंबर वन दैट द मोड और नेचर ऑफ द अनेक्सेशन। आपने जो प्रॉपर्टी जो भी बात मैंने आपको बताई है जैसे पेड़ की बात करी है, आपका उसका मोड ऑफ अनेक्सेशन क्या है, उसका नेचर ऑफ अनेक्सेशन क्या है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। इसके अलावा पर्पज ऑफ अनेक्सेशन, पर्पज और आपकी इंटेंशन क्या है उसको जोड़ने की। नेचुरली जैसे मैंने आपसे कहा कि पेड़ के फल को आप खाना चाहते हैं, उसको इंजॉय करना चाहते हैं, आप उसे अलग करने का आपका मकसद नहीं है। जब तक आपको उसको ज़मीन में रहेगा नेचुरली कि वो क्या रहेगा, दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो दिस मीन्स ए ग्रीन ट्री रूटेड इन द अर्थ, स्टैंडिंग टिम्बर और नोट, क्या वो स्टैंडिंग टिम्बर है या नहीं है, डिपेंड्स ऑन द इंटेंशन। इफ इट इज यूज्ड by cutting as wood for making the furniture or for purpose of making the house hold furniture, then it will come under the definition of movable property। तो जैसे ही हम उस स्टैंडिंग टिम्बर जो अब पेड़ हमारी ज़मीन पे लगा हुआ था, जैसे ही हम उसे ज़मीन से अलग करेंगे नेचुरली वो चल संपत्तियों में शामिल हो जाएगा। परंतु जब तक वो पेड़ ज़मीन के अंदर परमानेंटली अटैच है और हम उसके फलों का इंजॉयमेंट ले रहे हैं तो नेचुरली वो क्या है, दैट इज द इमूवेबल प्रॉपर्टी। दिस मीन पर्पज ऑफ इट
is not to cut them, if the purpose is not to cut them but to enjoy the fruits of these trees, यदि हमको हमारा पर्पज क्या है, उसको ट्रीज के फलों को इंजॉय करना है, दिस मीन्स दैट इज द फ्रूट बियरिंग ट्री, दैट इज द इमूवेबल प्रॉपर्टी, तब तक वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की परिभाषा में शामिल होगा। इफ द ओनर ऑफ दिस ट्रीज इंटेंड्स टू कीप इट ग्रोइंग और ग्रीन फॉर एवर, यदि वो ये चाहता है कि ये ज़मीन पे लगा रहे लगातार, मैं इनका फलों का इंजॉयमेंट लेता रहूं, दिस ट्रीज विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द स्टैंडिंग टिम्बर, उसको स्टैंडिंग टिम्बर कभी भी नहीं समझा जाएगा। नेचुरली वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी की परिभाषा में ही रहेंगे। बट इफ मतलब यदि जैसे ही हम उसको ज़मीन से अलग करेंगे, सो इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंशन ऑफ द ओनर, ये उसके इंटेंशन पे डिपेंड करेगा कि ओनर की इंटेंशन क्या है इसके पीछे, क्या वो ज़मीन में उसको फलों को इंजॉयमेंट लेना चाहता है या फिर उसको लकड़ी के पर्पज से बेचना चाहता है काट के। तो यदि आप देखेंगे इसके संबंध में हमारे पास कुछ केस लॉ भी है। जैसे मैं आपको एक केस बता देती हूँ, जैसे आप एक केस मैं आपको एग्जांपल के लिए बताती हूँ। एक केस आया था शांतिबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के नाम से, शांतिबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, दैट वाज द केस ऑफ 1958। इन दिस केस आवर ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट if the owner of the tree is interested or intending to keep the tree alive for its vegetative growth, it is the immovable property. But if the intention is to cut the tree reasonably early, it is the standing timber and the movable property. जैसा मैंने आपको बताया शांतिबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का जो वाद कोर्ट के सामने आया था, ये हमारी ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट के द्वारा इसके अंदर डिसीजन दिया गया था। तो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने ऐसा कहा था कि यदि वहाँ पे जो ट्री है, जो पेड़ है, यदि उसके मालिक, उसका जो मालिक है वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड है कि वो जो पेड़ है वो ज़मीन में लगातार लगा रहे और वो उसको अलग करने का उसका पर्पज नहीं है, तब तक तो वो इमूवेबल अचल संपत्तियों की परिभाषा में ही शामिल रहेगा। परंतु जैसे ही उसकी इंटेंशन उसको काटना बन जाएगी, मतलब वो उसको काटना, वो उसको अलग करना चाहता है ज़मीन से, तो जैसे ही उसे ज़मीन से अलग करेगा, दैट विल कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टैंडिंग टिम्बर। नेचुरली वो स्टैंडिंग टिम्बर कहलाएगा, दिस मीन्स वो आपकी चल संपत्ति की परिभाषा में शामिल हो जाएगा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये मैंने आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी की परिभाषा आपको बताई है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी जो मैंने आपको दोनों को दोनों बताई है, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको मैं इसके लिए कुछ एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे कि नंबर 1, अ मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन ए सीमेंट प्लेटफॉर्म हेल्ड इन पोजीशन बाय बीइंग अटैच्ड टू आयरन। मान के चलो आपके पास एक मशीनरी है जो आपने ज़मीन में सीमेंट लगाकर पूरी तरह से उस ज़मीन के साथ अटैच कर दी है। नेचुरली वो आपको ज़मीन से अलग नहीं करनी है, तो नेचुरली वो किसकी परिभाषा में आएगी? दैट विल कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो आपकी अचल संपत्ति में आएगी। सेकेंड आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, पिलर। अ पिलर फिक्स्ड इन द ग्राउंड वाज हेल्ड टू बी इमूवेबल प्रॉपर्टी। नेचुरली कि एक पिलर जो हमने ज़मीन के अंदर पूरी तरह से गाड़ दिया है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? अचल संपत्ति कहलाएगी, क्योंकि जब तक वो आपके ज़मीन के अंदर अटैच है, आपको उसका अलग करना पर्पज नहीं है, तो वो आपकी अचल संपत्ति ही कहलाएगी। इसके संबंध में मैंने आपको वाद का नाम भी लिखा हुआ है, मोहम्मद इब्राहिम वर्सेस नॉर्थन। ये आपको इसका आप ब्यौरा दे सकते हैं चाहे तो। और इसके अलावा यदि हम चल संपत्तियों के एग्जाम्पल लेते हैं, तो चल संपत्तियों में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं राइट टू वर्शिप, गवर्नमेंट प्रोविजनरी नोट्स, इसके अलावा आप रॉयल्टी और राइट टू रिकवर मेंटेनेंस अलाउंस। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ये सारे के सारे वो एग्जाम्पल है जो मूवेबल चल संपत्तियों को परिभाषित कर रहे हैं। तो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। जब भी आप टोपा की बात करते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको चल संपत्तियों एवं अचल संपत्तियों के बीच में मतलब इनका डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। तो आज मैं आपको यहीं पे छोड़ती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और इफ़ यू हैव एनी डाउट, यदि आपको कोई डाउट होता है, नेचुरली यू मस्ट पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.